नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को बिहार बोर्ड 10वीं क्लास का हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आने वाला है, अच्छे से याद कर लेना क्योंकि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखो और सारा याद करो। मैं एक एक क्वेश्चन का एकदम सही सही आपको उत्तर बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सभी लोग लाइक करना, क्योंकि लाइक करोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। पहला क्वेश्चन आपका है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुच लजात पंक्ति किस कविता से उद्गृहित है। तो बाबू इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी। स्वदेशी पार्ट का ये है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वदेशी पार्ट का है। आंसर पहला का डी नंबर मिल जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, रसखान किस विषय में सिद्ध थे। रसखान सवैया छंद में सिद्ध थे। दूसरा का आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। दूसरा का आंसर ए नंबर मिल जाएगा। अब तीसरा नंबर में क्वेश्चन की बात करूं तो अमराई का कुआं कहाँ है। दोस्तों ये आपके हिंदी वर्णिका का जो पहला पार्ट है, दही वाली मंगमा, उसी पार्ट का है। तो अमराई का कुआं आपको रास्ते में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा का सी नंबर हो जाएगा। बाबू इसके बाद ना मैं आपको और भी सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड करूंगा। जितना ऑब्जेक्टिव मैं दूंगा ना, बस आप लोग ऑब्जेक्टिव जरूर वीडियो देखना। ऑब्जेक्टिव का आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम में, मैं आपको गारंटी देता हूं। तो आप लोग ना हर ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मैं सारा ऑब्जेक्टिव अपलोड करूंगा ना, आप लोग मतलब ना उसे अच्छे से याद कर लेना और रिविजन करना। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, पापत्ती की उम्र क्या थी। बाबू पापत्ती की उम्र 12 वर्ष थी। ये 12 वर्षीय एक मतलब लड़की थी जिसको ना बुखार हुआ तो पहले दिन बहुत तेज, याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है, सीता रुआंसू क्यों हो गई थी। जो सीता थी वो रुआंसू क्यों हो गई थी। बहुओं की कला से, क्योंकि जो उसकी बहुएं थी ना वो बहुत तंग करती थी सीता को। आजकल आप लोग को यही देखने को भी मिल रहा होगा, आजकल के जो नए नए बहुएं आती है वो कितना तंग करती है ना। तो एकदम सेम टू सेम आप वही बात यहाँ पर समझ सकते हो। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, आपको चूज करना है इसमें से कौन शुद्ध वाक्य है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए को देखोगे ना, प्रकृति। प्रकृति ऐसे ही हम लोग लिखते हैं, ऐसे प्रकृति। तो प्रकृति का शुद्ध आपका यही हो जाएगा, यही शुद्ध आपका शब्द हो जाएगा। आंसर आपका ए नंबर मिल जाएगा, इसे याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है 7 नंबर, परिश्रम में कौन उपसर्ग है। तो बाबू परिश्रम उपसर्ग बताना है, बहुत ईजी है। एक काम करना, परिश्रम को 2 भागों में तोड़ देना। एक भाग को लिख देना परि और दूसरा भाग को आप लोग लिख देना श्रम, दूसरा भाग को लिख देना श्रम। तो परि से परिश्रम, परि प्लस श्रम से परिश्रम बन जाएगा। तो जो आपका पहला परि आएगा ना, यही हमारा उपसर्ग हो जाएगा, और ये जो दूसरा आएगा ना वो हमारा प्रत्यय हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखो, नहीं आपके गांव में कोई व्यक्ति पैसा मांगता है तो आप लोग कहते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, आजकल मेरा हाथ खाली चल रहा है। मतलब कि हाथ खाली होना कब मतलब पास में पैसा न होना, यानी कि आपके पास में अभी पैसा नहीं है, इसलिए आप कह रहे हैं कि मेरा हाथ खाली है, ठीक है। मैं भगवान से मन्नत मांगूंगा कि आप लोग का हाथ कभी खाली न रहे, भर भर के पैसा रहे आप लोग के हाथ में, खूब कमाइए, अच्छे से कमाइए, ये मैं भगवान से दुआ करूंगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 9 नंबर, अवकाश में उपसर्ग बताना है। बाबू अवकाश को भी वैसे ही करिए, अव कर दीजिए और दूसरा आप लोग इसमें काश जोड़ दीजिए, काश, ठीक है ना। तो ये जो अव है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो 9 का आंसर बी नंबर मिल जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, हिरोशिमा किस देश में है। तो बाबू हिरोशिमा जो आपका पार्ट है ना, उसी पार्ट का क्वेश्चन है। हिरोशिमा आपका जापान में है, और जापान के हिरोशिमा पर ही ना अमेरिका परमाणु बम गिराया था, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। तो बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। बाबू बहादुर ना अपनी माँ की मार के कारण अपने घर छोड़कर भागा था। जब घर छोड़कर भागा था ना, तो हुंडिया से 2 रुपया ले लिया था। हुंडिया समझते हो ना आप लोग, बचपन में 1-2 का सिक्का जिस हुंडिया में रखते हो ना, उसी हुंडिया में से वो 2 रुपया निकाल कर 9 2 11 हो गया, यानी कि 9 2 11 का मतलब हुआ भाग जाना, और 9 2 11 मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना, एग्जाम में आता भी है। 12 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज की शैली के नर्तक है। बिरजू महाराज के शैली के नर्तक है, तो कथक हो जाएगा, डी नंबर वाला क्या मिल जाएगा, कथक, डी नंबर आपका सही उत्तर मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था, 13 नंबर क्वेश्चन है, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। आंसर आपका 13 का ए नंबर मिल जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, विलनव क्या है। तो एक छोटा सा गांव है जो रोन नदी के दूसरे किनारे, मतलब रोन नदी के किनारे उसके दूसरा छोर है ना, वहाँ पर स्थित है। तो विलनव क्या है, तो एक छोटा सा गाँव है, याद रखना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ, हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है। इसी दुनिया, आंसर मिल जाएगा कहाँ से ली गई है। तो 15 का आंसर मिल जाएगा। नहीं, एक मिनट, कहाँ से ली गई है ना,
तो देखो कहाँ से ली गई है, मतलब कि ये संकलित कहाँ से, दुष्चक्र में सृष्टा होगा, सृष्टा दुष्चक्र में, ये देखो सृष्टा गलत लिखा है लेकिन मैं आपको बताता हूँ सृष्टा क्या होगा, सृष्टा दुष्चक्र में सृष्टा। देखो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर जी ऑप्शन नंबर ए होगा, ये पता है क्यों आप बता रहे होंगे, क्योंकि जो हमारी जो कविता का लेखक है ना वो है वीरेंद्र डंगवाल। वीरेंद्र डंगवाल की जो पहली कविता संग्रह है, पहली वो है जो मतलब कि संकलित है इन्हीं दुनिया से, लेकिन उस पाठ का जो वो पाठ संकलित है ना वो मतलब कि दुष्चक्र में सृष्टा से संकलित है। अगर एक ही नहीं होगा तो हिंदी का जो आपका पास गुदली का मतलब चंद्रिका होगा उसमें पेज नंबर 204 में आप जाकर देख लेना, दूसरे में आपको दिया होगा, मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। 14 का यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा, ए नंबर मिल जाएगा, याद रखना, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन बताने से पहले मैं बता दूं कि अगर कोई भी विद्यार्थी इस बार मैट्रिक और फाइनल एग्जाम देने वाला है लेकिन वो अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं कर पाया है, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, इतना याद कर लोगे तो 20 प्रश्न यहाँ से लड़ जाएगा। ऐसा ही अगर आपको सारा विषय का ऑब्जेक्टिव और साथ में सब्जेक्टिव का VBI PDF चाहिए तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पूरा VBI आपको देंगे एग्जाम में लड़ने वाला। तो जिसको भी लेना है ना तो बाबू मात्र 199 रुपये लगेगा, क्योंकि उसका जो हम आपको VBI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देंगे ना उसको PDF में बनाकर आंसर पेंड करके आपको देंगे, ताकि आप चाहो ना तो एग्जाम से एक दिन पहले भी ले लोगे ना तो ये उस सब्जेक्ट का पूरा ऑब्जेक्टिव एक बार देख लोगे, नजर में बैठा लोगे, याद कर लोगे ना तो पूरा लड़ जाएगा। तो जिसको भी लेना है ना ये नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर पर SMS करना, इस नंबर पर SMS करना कि सर जी हमको चाहिए, आप अपना स्कैनर भेजिए। इस नंबर पर SMS करना कि सर जी स्कैनर भेजिए, पे फोन का नहीं तो गूगल पे का, मैं उस पर पेमेंट कर देता हूँ, आप हमारा व्हाट्सएप पर पूरा PDF सेंड कर दीजिए। तो मैं आपको व्हाट्सएप पर पूरा PDF सेंड कर दूंगा, इस नंबर को नोट कर लीजिए। ऑलरेडी यही मेरा पे फोन नंबर भी है, मेरा नाम रंजन है, उस पर लिखेगा, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। और हमारे साथ बने रहिएगा, पूरा एग्जाम में हेल्प कर देंगे और पूरा गर्दा हम लोग मचाएंगे एग्जाम में। इस बार ना एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होना चाहिए किसी का, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, विष के दांत कहानी का रचयिता कौन है। तो नलिन विलोचन शर्मा जी हो जाएंगे। विष के दांत पाठ जो है ना वो कहानी है और उसका रचयिता उसके लेखक कौन है तो हो जाएंगे नलिन विलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन है मैक्स मूलर। अगला क्वेश्चन है आपका मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो ग्रामीण भारत में हो सकते हैं बाबू, ग्रामीण भारत में। 18 का आंसर क्या मिलेगा, 18 का आंसर C नंबर मिल जाएगा, इससे याद रखना। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, पराजय में उपसर्ग बताना है। पराजय में तो काम करो, पराजय को भी लिख लो, परा प्लस जय लिख लो, परा प्लस जय लिख लो, तो इसमें भी आपका परा आएगा तो बता दो, है ना। देखो बाबू हम आपको बता देते हैं, उपसर्ग से 3 गो क्वेश्चन, प्रत्यय से 3 गो क्वेश्चन, यानी कि 6 गो उम्मीद मत रखिए, उम्मीद रखिए कि 6 गो से ज़्यादा ही पूछेगा, तो 8 गो 7 गो आप काउंट कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ईजी है, आपको अच्छे से देखना है। मैं जो भी वीडियो दूंगा ना उसको माना अच्छे से आप लोग देख लेना, ओके। और आपको जो भी डाउट लगे तो वहाँ पर कमेंट करना, ताकि उसके लिए मैं काम करूँ, मेहनत करूँ। 20 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। ये किसने कहा था, किसने कहा था बाबू, कालिदास ने ना कहा था। तो क्या होगा, कालिदास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका D नंबर मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, अमृत का प्राची शब्द। देखो अमृत का प्राची शब्द सुधा होता है, यहाँ पर देख सकते हैं आंसर आपको दे दिया गया, अमृत का प्राची शब्द सुधा होता है, आंसर याद रखना। अगला बाबू क्वेश्चन है, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। बाबू मंगू जो थी ना वो मतलब है ना, मतलब शुरू से ही बचपन से ही वो गूंगी थी। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके माँ चैप्टर वाला पार्ट का, हिंदी वर्णिका का पार्ट है ना आपका माँ चैप्टर, उसी में से एक क्वेश्चन पूछा गया। और मंगू की बड़ी वो जो बहन थी ना उसका नाम था कम्मू नाम था। और जो माँ थी ना, माँ की 2 लड़की थी, एक कम्मू और एक मंगू, और इसके अलावा माँ के 2 लड़के थे। तो एग्जाम में पूछेगा कि माँ के कितने संतानें थे। अगर कितने संतान पूछेगा तो 4 बताना, अगर पुत्र पूछेगा 2 बताना, पुत्री पूछेगा तब भी 2 ही बताना, लेकिन संतान पूछेगा 4 बताना। अगर बाय द वे क्वेश्चन पूछा कि मंगू के अलावा कितने उसके संतानें थे, तो मंगू का अलावा मतलब कि मंगू को छोड़कर माँ के 3 संतानें, मंगू को छोड़कर, ऐसे सबको आपको याद रखना है, दिमाग लगा कर, ओके। अगला क्वेश्चन है, सातकोड़ी होता कथकार है। सातकोड़ी होता उड़िया भाषा का कथकार है, उड़िया। ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा C नंबर। अगला क्वेश्चन है, कमर कसना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कमर कसना मतलब कि तैयार होना, नहीं कहते हो कि कमर कस लो, हमको आज लड़ाई करने जाना है, तो कमर कस लेते हैं हम लोग और लड़ाई करने चलते हैं।
अब देखो अगला क्वेश्चन दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे? 1914 में लौटे थे ना। आंसर आपका 25 का ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। सबको याद रखना है 25 का ऑप्शन नंबर। एक मिनट, गांधी जी वापस कब लौटे थे बाबू? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से उनका प्रस्ताव 1893 से ना, नहीं 1893 से उनका मतलब वहाँ का सफ़र था। 1893 से 1914 तक का सफ़र था उनका, यानी कि 1915 में ना लौटे। हाँ 1915 होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? तो मैक्स मूलर ने किया था। मैक्स मूलर ने मेघदूत हो गया और भी मतलब कि बहुत सारे, कट हो गया, केन हो गया, इस सब का अनुवाद मैक्स मूलर ने ही किया था। अगला आपका क्वेश्चन है, मंगमा को किसके साथ विवाह था? तो बहू के साथ लेकर विवाह था। यहाँ पर देख सकते हैं आंसर आपका बी नंबर मिल जाएगा। मंगमा जो थी ना उसको अपने बहू के साथ लेकर विवाह था, बी नंबर आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? लक्ष्मी के पति का नाम था बाबू लक्ष्मण, जो कलकत्ता में नौकरी करता था। कहाँ पर? कलकत्ता में नौकरी करता था। याद है ना, कलकत्ता वाला एक सॉन्ग निकला है, आप लोगों ने भोजपुरी में देखा होगा कलकत्ता वाला सॉन्ग, ठीक है ना। तो अच्छा मतलब कि वो एक तरफ से देखा जाए तो सॉन्ग है, ठीक है ना, लेकिन आप लोग गलत नज़रिए से आप लोग देखते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है आपका 29 नंबर कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी नदी के बांध के नीचे ना बाबू लक्ष्मी का घर था। लक्ष्मी का घर कहाँ था? तो देवी नदी के बांध के नीचे था। 29 का डी नंबर मिल जाएगा। और 30 नंबर क्वेश्चन है, पार्वती बेहोश क्यों पड़ी थी? बाबू पार्वती को पहले दिन बहुत तेज बुखार हुआ था, इसलिए बेहोश पड़ी थी, क्योंकि पार्वती का उम्र 12 वर्ष था। बहुत तेज भी बुखार आ जाएगा तो कोई भी इंसान बेहोश हो जाएगा, ये तो सही बात है ना। तो याद रखना इसका आंसर आपका बी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 31 नंबर, महात्मा गांधी जी के पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी नाम था ना, करमचंद गांधी। और महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था ना। कहाँ पर हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कहाँ पर? गुजरात, ठीक है ना, गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था महात्मा गांधी जी का। अगला क्वेश्चन है, राजगिरी में कौन समास है? राजगिरी जो है ना उसमें कौन समास है? द्वंद्व नहीं होगा, बहुब्रीहि नहीं होगा। अब तत्पुरुष और द्विगु में से कोई होगा तो क्या है? राजगिरी है ना। तो आप लोग को याद रखना है जो राजगिरी है ना बहुत इंपॉर्टेंट, तत्पुरुष इसमें समास आपको मिलेगा, तत्पुरुष समास, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कितना नंबर? आपका क्वेश्चन है 33 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है? तो मैं, यहाँ पर मैं नहीं है बाबू, मैं है, मैं, इसको मैं समझना, मैं है, ठीक है ना। यहाँ पर एगो बिंदु हट गया। मैं आपका क्या है? तो सर्वनाम है, याद रखना, मैं आपका सर्वनाम है, बाकी नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? तो गुरु जो नानक है ना वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि है, निर्गुण भक्ति धारा के। आंसर आपका मिल जाएगा 34 का बी नंबर, निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। अगला हमारा क्वेश्चन है, रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? रसखान दिल्ली के बाद ना डायरेक्ट ब्रजभूमि में चले गए थे, ब्रजभूमि में। आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी जी का रचना है ना, जो आपका लास्ट चैप्टर है यहाँ का 12 चैप्टर है, चैप्टर 12 है ना, उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है, याद रखना। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ ना तो 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे? क्या है? तो भारत से हम क्या सीखे? भाषण है ना, जिसके लेखक है मैक्स मुलर। लेखक कौन है? मैक्स मुलर है। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर को वेदांती कवि वेदांती किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। स्वामी विवेकानंद, याद रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं 39 नंबर कि डढ़ीची सी हड्डी से क्या बना था? तो आप बता देना, इंद्र का वन नहीं वन लिखा गया ना, यहाँ पर देखो गलती टाइपिंग हो गया। इंद्र का वज्र बना था बाबू, का आप लोग याद रखना, इंद्र का वज्र, इंद्र भगवान का वज्र बना था, याद रखना। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ ना 40 नंबर, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हो जाएंगे। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो ये क्वेश्चन है, मछली लेकर कौन भाग गया था? तो बाबू मछली लेकर संतु भागा था, क्योंकि संतु नहीं चाहता था ना कि मछली को काट कर उसके मीट बनाई जाएगी, मतलब कि उसको वो सोचा था कि मछली को काटी जाएगी और मीट बनाई जाएगी, और सामने देख भी रहा था कि मछली को बनाने के लिए ना मतलब कि मसाला पीस रही है, मतलब कि मछली कटने वाली है, तो तुरंत मछली लेकर भाग गया। लो तुरंत मछली लेकर वो भाग गया। तो आंसर आपका बी नंबर मिल जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी, क्योंकि हिंदी जो भाषा है ना वो देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती है। संस्कृत भी आती है, मराठी भी आती है, नेपाली भी आती है, ठीक है ना, और ये सब आती है। बाकी जो साउथ इंडियन वाले हैं ना, साउथ इंडियन वाले तेलुगु, मलयालम, जो भी कन्नड़
गार्डियन है, सब वो नहीं आता इसमें, याद रखना इस बात को। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? शंभू महाराज, दिया है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिरजू महाराज के चाचा का नाम था शंभू महाराज। अगला क्वेश्चन है, जारशाही कहाँ है? तो बाबू ये हमारा फ्रांस में है ना, यहाँ पर हमारा फ्रांस होगा। बहुत लोग इसका आंसर, एक मिनट, फ्रांस नहीं होगा, रूस में होगा बाबू, रूस में। जारशाही कहाँ पर है? रूस में है, ऑप्शन नंबर ए होगा, रूस में है। ओके, अगला क्वेश्चन, दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहपाद जी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिलेगा सरहपाद जी, ऑप्शन नंबर ए मिलेगा सरहपाद जी, याद रखना, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन क्या है? तो अगला आपका क्वेश्चन है, दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश सरहपाद जी का। एक मिनट छोटू, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए ना, हमको थोड़ा सा डाउट लगा। जारशाही रूस में नहीं, फ्रांस में हमको लगता है बाबू। 44 नंबर क्वेश्चन, रुको हम पिन करके बता रहे हैं। ये 44 नंबर, हम देखो, हमको तो लगता है कि यार मैं कंफ्यूज हूँ, ठीक है ना। अभी देखो कमेंट करके मैं आपको बता रहा हूँ, कमेंट करके अभी मैं आपको बाबू बता रहा हूँ, कमेंट में पिन कर देना, आप लोग चिंता मत करिए, ठीक है ना। आप कमेंट करिए, देखिए आप लोगों का क्या आंसर मिलता है, आप लोगों का आंसर मिलेगा वहाँ पर मैं टिक कर दूंगा, आप समझ लेना, ठीक है। 45 तो हो गया। और अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य है, तो राम ने पुस्तक खरीदा, आपका शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर ए ही मिल जाएगा, राम ने पुस्तक खरीदा। बाकी देख लो, राम पुस्तक खरीदा, ये गलत है, राम ने पुस्तक खरीदी, दी नहीं होगा, इनमें सभी नहीं होगा, तो आंसर आपका ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कितना नंबर है? नागरी लिपि के लेखक कौन है? नागरी लिपि के लेखक है गुणाकर मूले, नागरी लिपि, याद रखना, जिनका जन्म महाराष्ट्र में ही हुआ है। अगला क्वेश्चन, बहादुर का पूरा नाम? बाबू बहादुर का पूरा नाम है दिल बहादुर, क्योंकि उसका दिल बहुत बड़ा था, आपके जैसा नहीं था, आपसे भी उसका दिल बहुत बड़ा था। एक्चुअली में आपका भी दिल बड़ा है, क्योंकि आप मेरे प्यारे सब ना भाई है, प्यारे स्टूडेंट है, ठीक है ना, बहुत आप मेरे प्यारे हैं, ठीक है ना, एकदम आप मेरे लिए बहुत प्यारे हैं और लक्की भी हैं, ठीक है ना। और इस बार एग्जाम में पूरा गर्दा भी आप लोग मचाओगे। अगला क्वेश्चन है, परिणामवाचक विशेषण है, तो परिणामवाचक विशेषण आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थोड़ा सा आपका परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है, परंपरा का ज्ञान किन के लिए आवश्यक है? ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर के लिए भी आता है, तो ध्यान में रखना, आप लोग यही लिखना है, जो लकीर को फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए परंपरा का ज्ञान अति आवश्यक है। तो याद रखना, अगर एग्जाम में 2 नंबर के लिए पूछे तो बता देना, जो लकीर का फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, अक्सर उन्हीं लोगों के लिए परंपरा ज्ञान आवश्यक होता है। तो 50 का आंसर आप लोग बता देना, सर जी सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 51 नंबर, कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? धर्म भारती ने किया था, मेरे बिना तुम प्रभु। और मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? रेनर मारिया रिल्के, याद है ना, रेनर मारिया रिल्के, जिनका जन्म जर्मनी में ही हुआ है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, पूरा एकदम एक्सपर्ट बन जाइए याद करने में। अगला क्वेश्चन, कुंवर नारायण कवि है, तो बाबू कुंवर नारायण कैसे कवि है? ग्राम संवेदना की नगर संवेदना, तो आप लोग को याद रखना, जो कुंवर नारायण है ना, कुंवर नारायण वो नगर संवेदना कवि है, नगर संवेदना, याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है, सेनापति, देखो सेनापति में कौन समास है? बाबू सेनापति में समूह होता है, तो मतलब यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, समूह होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, मित्र का भाववाचक, बाबू मित्र का भाववाचक मित्रता हो जाएगा, मित्र का भाववाचक क्या हो जाएगा? मित्रता हो जाएगा। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के पाठ का क्या नाम है? जनतंत्र, इनकी उसके लेखक का नाम पूछा ना, कविता के कवि का क्या नाम? रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञा सुमिंदर, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमदास। तो बाबू 55 का आंसर आपका 55 नंबर क्वेश्चन है ना, हाँ 55 का आंसर क्या बोला? रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म ना बिहार के सिमरिया में हुआ था। सिमरिया का नाम सुने? सिमरिया का नाम, बिहार में एक सिमरिया मतलब ये बहुत शहर शायद है, बहुत प्रसिद्ध एरिया है, सिमरिया में ही उनका जन्म हुआ था। सिमरिया किस जिला में पड़ता है? भागलपुर जिला में पड़ता है कि किस जिला में छोटू? इतना हमको नहीं पता, लेकिन सिमरिया में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, अभिनयो किस नदी पर स्थित है? रोन नदी पर स्थित है, रोन नदी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोन नदी। अगला आपका क्वेश्चन है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो मध्य वर्ग का। आंसर क्या मिलेगा? मध्य वर्ग का। 57 का आपका आंसर मिलेगा। मछली है ना, मछली में हाँ मध्य वर्ग का ना होगा, नहीं निम्न मध्य वर्गीय होगा, निम्न होगा ना, निम्न होगा। 57 नंबर क्वेश्चन, मछली किस कहानी का 1 मिनट छोटू, 1 मिनट, हाँ आपका निम्न होगा ना, आपका आंसर यही नंबर होगा, निम्न होगा, मध्य वर्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज की ख्याति क्या है? तो नर्तक के रूप में है ना, नर्तक के रूप में है ना, आंसर क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, नर्तक के रूप में। ओके, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो भी क्वेश्चन डाउट हो आप लोग जरूर कमेंट करना, क्योंकि आप ही का कमेंट का मैं इंतजार करूंगा, ठीक है।
आपका कमेंट का इंतजार करूँगा। पता है इससे ना दिमाग मतलब कि बढ़ता है। जैसे नहीं होता है कि किसी क्वेश्चन में हमको डाउट है और उस क्वेश्चन को हम सही करेंगे और सर को गलत साबित करेंगे, नहीं तो हम अपने आप को गलत साबित करेंगे। इसके लिए क्या होता है ना, आप मेहनत करोगे, किताब निकालोगे, एक क्वेश्चन के चक्कर में 2 क्वेश्चन याद करोगे, ये सब आपके अंदर गुण होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपका 59 नंबर क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। तो देखिए भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या हो जाएगा, सर्दी। सर्दी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। ओके, और आपका अगला क्वेश्चन है 60 नंबर कि अत्याधुनिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है। अत्याधुनिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है, तो बाबू 60 का आंसर हो जाएगा हृदय की शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा 60 का। मैं आपको 60 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया, अच्छे से याद करना बाबू। अभी मैं आपको व्याकरण भी कराने वाला हूँ। अभी अगला वीडियो आपको मिलेगा संस्कृत व्याकरण का, जो कि 55 नंबर का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करोगे ना क्लास, जल्दी से कमेंट करके बताना, यस यस जरूर कमेंट करना। ओके, चलिए।